हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने अरीन और एरोमेटिक को डिस्कस किया था। आज हम उसकी जो केमिकल रिएक्शन जो शो करेगा अरीन या फिर आपका एरोमेटिक कंपाउंड, उन सबको आगे देखेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है आपका जनरली जो अरीन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने का रीज़न क्या है? क्योंकि जो हमारे पास अरीन होते हैं या हमारे पास जो बेंजीन रिंग है, अगर हम उसकी बात करें तो क्या होता है हमारे पास वहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं पूरी रिंग में। ठीक है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, जिसकी वजह से जो आपके पास ये रिंग है वो रिंग क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है और ईजिली ये क्या कर सकती है, किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर सकती है जो कि कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रॉन सीकिंग कंपाउंड है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट होंगे, उनकी हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे किसके ऊपर, एरोमेटिक रिंग के ऊपर। ठीक है, देखो इसके लिए हमारे पास जो काफ़ी सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं, जैसे कि आपके पास हेलोजिनेशन हो गई, नाइट्रेशन हो गई, सल्फोनेशन, मर्क्यूरेशन, फिंडरक्राफ्ट एसाइलेशन, अल्काइलेशन, ये सभी के सभी क्या शो करती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। तो सभी का मैकेनिज्म सेम होगा, तो हम यहाँ जनरल मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे मैकेनिज्म को समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो जनरल मैकेनिज्म के जितने भी स्टेप होंगे यहाँ पे, वो सभी के सभी स्टेप इन सभी रिएक्शन में फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, इन सभी रिएक्शन में जब उन स्टेप को हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास होता है, ये होता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमें इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना होता है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोफाइल एज ए फ्री मूव नहीं मिलता हमें, वो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलता है। जैसे ई जेड में अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है तो ई जेड को हम क्या करेंगे, कुछ एनर्जी देंगे, जिसकी वजह से ये ई पॉजिटिव प्लस जेड नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ई पॉजिटिव बना है ये हमारा क्या बना है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहाँ जाना प्रेफर करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की रिच अमाउंट होगी। तो इलेक्ट्रॉन की रिच अमाउंट हमने कहाँ बताया था, हमने बताया था बेंजीन रिंग पे, क्योंकि हमने बताया बेंजीन में क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं अबव और बिलो द प्लेन रिंग के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो कंपाउंड है, रिच कंपाउंड, ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करता है, अटैक करता है। देखो यहाँ पे मैकेनिज्म देखो ध्यान से, ये आपका बेंजीन ने अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ प्रोवाइड कर दी, इलेक्ट्रोफाइल को प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, एच यहाँ पे पहले से था, या ई और आके जुड़ जाएगा जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल था, और यहाँ चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या आता है, देखो एरो को समझा करो, ये जो एरो है ना ये कैसे जाता है, इसका जो बैक पोर्शन है वो हमारा पॉजिटिव होगा और फ्रंट पोर्शन हमारा नेगेटिव होगा। अगर हम इस बॉन्ड को उठा के लेके जा रहे हैं तो नेगेटिव वाला पार्ट तो ई से कंबाइन हो गया, तो बचा क्या, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो इस बॉन्ड में प्रेजेंट एक एंड तो हमारा पॉजिटिव एंड है, एक हमारा नेगेटिव एंड है। तो नेगेटिव वाला एंड हमारे इलेक्ट्रोफाइल से कंबाइन हो जाता है और पॉजिटिव वाला एंड हमारा पीछे रह जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे रिंग के ऊपर किसको डिनोट करते हैं, पॉजिटिव साइन को डिनोट करते हैं। अब आपको पता है जब पॉजिटिव और आपके पास पाई बॉन्ड जब कॉन्जुगेशन में होते हैं तो वो क्या करते हैं, डीलोकलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो डीलोकलाइजेशन करी जाएगी यहाँ पे इनकी, एक बार बॉन्ड आपका आगे शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पॉजिटिव बनेगा, फिर ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। इस टाइप से आप एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम यहाँ बना सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी रिंग के ऊपर क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड यहाँ बना है, इस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं अरीनियम आयन। ठीक है, अरीनियम आयन बोल सकते हैं, या फिर हम इसका क्या नाम ले सकते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर व्हीलैंड इंटरमीडिएट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन एरोमेटिक हमने इसे क्यों बोला है, देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक हम कब बोलते हैं, जब हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी ना हो, हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर ना हो। अगर हमारी स्ट्रक्चर कैसी है, अगर हमारी स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है तो वो कैसा कंपाउंड होगा, हमारा नॉन एरोमेटिक होगा। अब प्लेनर और नॉन प्लेनर हम कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ सारे के सारे आपके कार्बन आइटम कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन जिस पोजीशन पे H और E लगा हुआ है वो हमारा कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अगर हमारे पास पूरी रिंग के अंदर एक भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम मिल जाता है तो हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, और जिस वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म में हमने क्या करा,
फर्स्ट हमने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करा, सेकंड हमने क्या करा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब थर्ड हम देखो कार्बोकेटाइन ही बना है ना, यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट हो गया तो कार्बोकेटाइन बन गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, थर्ड हम काम क्या करते हैं, एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटाइन, कि ये जो प्रोटॉन हमारा यहाँ प्रेजेंट है इस प्रोटॉन की एब्स्ट्रक्शन करवाई जाएगी। कौन एब्स्ट्रक्ट करेगा, ये हमारा सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो बेसिक पार्ट है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जिससे हमने जनरेट किया था E+Z से, तो ये हमारा बेसिक पार्ट था। तो ये बेसिक पार्ट जो होगा ये इस H को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट करके HZ बना के यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कर देगा। तो ये हमारा था जर्नल मैकेनिज्म या जर्नल पैटर्न, जिसका यूज़ करके हम कोई किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं इजीली। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं इसका एविडेंस फॉर्म स्टेप वाइज मैकेनिज्म, कि जो स्टेप वाइज मैकेनिज्म हुए हैं इसका एविडेंस क्या है। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि ये आपके स्टेप से स्टेप वाइज रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस सारी चल रही है। तो हमें कैसे पता चला यहाँ पे कि देखो जब भी हमारे पास कोई भी बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल से जब वो कंबाइन करती है तो यहाँ पे इस टाइप का कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन यहाँ हो जाती है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जो ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट बना है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ है यहाँ पे ऐड हुआ है, अभी किसी की भी रिमूव यहाँ से कुछ नहीं हुआ था, केवल यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है किसके ऊपर, एरोमेटिक रिंग के ऊपर, और एक कार्बोकेटाइन क्या बना है, इंटरमीडिएट बना है। तो ये जो स्टेप हमारा यहाँ बना है ये स्टेप कैसा होता है, बहुत स्लो स्टेप होता है। ठीक है, और सेकंड स्टेप के अंदर हमारी क्या होती है, एलिमिनेशन होती है किसकी, प्रोटॉन की। जो प्रोटॉन बाहर निकलता है वो कौन से स्टेप में निकलता है, सेकंड स्टेप में निकलता है। तो इस टाइप से जो हमारा सेकंड स्टेप में जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये कैसी होती है, हमारी फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो आपकी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रही है C और H के बीच में, ये हमारे पास इंटरमीडिएट वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है, लास्ट वाला पोर्शन है। ये हमारे पास स्लो, अब देखो स्लो और फास्ट की अगर कंपेयर करें तो अगर हमें रेट डिटरमाइन करनी है तो रेट डिटरमाइन कौन से स्टेप से होती है, स्लो स्टेप से होती है। मतलब अगर हम इस मैकेनिज्म की रेट को बताना चाहेंगे तो आपकी जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पे, ना कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, इसको भी हमने एक आइसोटॉपिक ट्रेसर टेक्निक का यूज़ करके एक्सप्लेन किया था कि आपके पास यही इंटरमीडिएट वाली जो स्लो स्टेप है यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ना कि ये। इसको हमने कैसे समझा, इसको हमने आइसोटॉपिक ट्रेसर से समझा। ठीक है, आइसोटॉपिक ट्रेसर से हमने क्या किया कि जब हमने जो हमारी बेंजीन रिंग थी उस बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को हमने आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन कर दी। हमने हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया, ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया। तो जब हमने इसको ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट पोजीशन क्या होती है, फर्स्ट पोजीशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा और यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। दोनों ही रिएक्शन का जो रेट होगी वो हमेशा कैसी रहेगी, सेम रेट रहेगी। मतलब कि यहाँ पे इसकी रेट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रोफाइल को ऐड होना था, सभी की सभी सेम पॉसिबिलिटी थी, केवल आपका हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम था, तो वो उसने कोई इफेक्ट नहीं डाला था हमारे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, तो इस आइसोटॉपिक इफेक्ट से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास जो रिएक्शन जो हो रही है उसमें जो आपका रिमूवल ऑफ जो प्रोटॉन था, अब देखो सेकंड पोजीशन में हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और सेकंड पोजीशन में हमारा ड्यूटेरियम निकलता है। तो कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम का जब हम यहाँ बात करेंगे तो इनकी बॉन्ड की जो क्लीवेज है वो तो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट ही नहीं थी। ठीक है, इसका मतलब जो इसने एक कंडीशन को और रूल आउट कर दिया, उसने क्या रूल आउट किया हमारी कंडीशन का, कि जो हमारे पास रिएक्शन जो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो सिंगल स्टेप पॉसिबल नहीं करती। ठीक है, वो सिंगल स्टेप में नहीं होती, क्योंकि सिंगल स्टेप में केवल हमारे पास सब्स्टिट्यूशन टेक्स नहीं हो पाती, केवल वहाँ पे आपका एडिशन होती है और जो क्लीवेज होगी, जो सब्स्टिट्यूशन जो होगी वो आपका सेकंड स्टेप में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्लियर हुआ कि हमारी रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, हमारी रिएक्शन दो स्टेप में जाके प्रोसीड होगी। मतलब कि जो रिएक्शन का जो हमने क्या एविडेंस देखे थे कि हमारी रिएक्शन स्टेप वाइज हुई है, तो उसी का हमने ये एविडेंस निकाल के दिया कि आपकी अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही होती तो यहाँ पे इसकी जो आपने एडिशन करी है, जो आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ड्यूटेरियम से, जो आइसोटॉपिक इफेक्ट यहाँ आया है, उस आइसोटॉपिक इफेक्ट से हमारे रेट में चेंज आना चाहिए था अगर ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही होती तो। लेकिन ये रिएक्शन कैसे हो रही है, 2-3 स्टेप में हो रही है, जिसमें से जो स्लोवेस्ट स्टेप था वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल
इलेक्ट्रोफाइल था जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। अब आपका चाहे ड्यूटेरियम दूसरे जब आपकी रिएक्शन होगी, मतलब दूसरा जब आपका स्टेप आएगा तो या तो हाइड्रोजन जा रहा हो या आपका ड्यूटेरियम जा रहा हो, हमारी रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इससे हमें क्लियर हो गया कि आपकी जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप नहीं है, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सिंगल स्टेप नहीं है, वो आपके कुछ स्टेप में कंप्लीट हो गया। तो हमें यहाँ से सारा एविडेंस हमारा क्लियर हो गया आपके स्टेप वाइज मैकेनिज्म का। ठीक है, तो जनरली आपके पास जो रेट डिटरमाइनिंग पॉइंट होगा वो रेट डिटरमाइनिंग पॉइंट कौन सा होगा, ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ बना है ये वाला पॉइंट, कि आपका जो कार्बोकेटाइन की जो फॉर्मेशन है ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये आपका फास्ट स्टेप है, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है और हमारे प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। प्रोडक्ट का मतलब कि हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास आता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है ये हमें क्या बताता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमें रिलेशन बताता है, किस किस के बीच में एक आइडिया देता है हमें रिलेटिव एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और हमारा जो इंटरमीडिएट बना है और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है उनके बीच में क्या क्या एनर्जी के अंदर चेंजेस देखने को मिले हैं, उन सभी का हमें क्या देता है, एक आइडिया देता है। कौन, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, अब देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को हम समझते हैं। हमारे पास वर्टिकल लाइन पे हमारे पास क्या है, रिलेटिव एनर्जी है, और हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, कि आपका जो रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है तो किस किस स्टेप से वो होके गुजरी थी। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग में हमारे पास हमारा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट क्या, बेंजीन था, इलेक्ट्रोफाइल था, ये हमारे पास है रिएक्टेंट और ये हमारा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट और जब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल से जब ऐड होता है, जब फर्स्ट रिएक्शन में जब हमारा बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल से जब कंबाइन होता है तो वो एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, अरीनियम आयन, जो हमने पीछे भी अभी बताया था कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, उसे काफ़ी सारे नाम है, उसको हम अरीनियम आयन भी बोल सकते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, काफ़ी सारे उसके नाम हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बना है, तो ये फर्स्ट जो हमारा ट्रांजिट स्टेट है, जो इस पोजीशन पे जो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना होगा उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, वो आपको दिखाई भी दे रखी है, वो कितना ज़्यादा यहाँ पे गैप है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, इतना ज़्यादा गैप है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसकी वजह से जो हमारी बेंजीन रिंग है वो अपनी रेजोनेंस एनर्जी का लॉस कर देती है। ठीक है, जब क्यों लॉस किया उसने अपनी एनर्जी का, क्योंकि ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी है। अब उस एक्टिवेशन एनर्जी हाई होने की वजह से इस बैरियर को पार करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये अपनी रेजोनेंस एनर्जी का क्या कर देती है, लॉस कर देती है, और अपनी एरोमेटिक स्टेबिलिटी को भी क्या कर देती है, ये खो देती है। ठीक है, मतलब कि जो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये आपका डीस्टेबलाइज कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये आपका, यहाँ पे डीस्टेबलाइज कंपाउंड है। ये आपका एरोमेटिक रिंग थी, लेकिन जैसे ही आपका इलेक्ट्रोफाइल इससे कंबाइन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल कंबाइन होने के बाद इसने क्या करा, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया। वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका, एक नॉन स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब देखो जब आपके पास ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी का आप यूज़ करोगे तो एनर्जी का लॉस होगा, रेजोनेंस एनर्जी का लॉस होगा। तो एनर्जी अगर निकल रही है बाहर, अगर निकल रही तो किस टाइप की रिएक्शन ये है, हमारी हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और हाईली एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है वो कैसी होगी, हमारी बहुत ज़्यादा स्लो रेट से होगी। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको, इस बैरियर को पार करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी मतलब इसको हाई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब इसको ये बैरियर पार करना होगा तो बहुत धीरे धीरे पार करेगा, क्योंकि बैरियर बहुत ऊंचा है, इसलिए रेट हमारी स्लो होगी, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी हाई होगी, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एरोमेटिक की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, और रेजोनेंस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड क्या है, जब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जब हमारा बन रहा होगा तो जो हमारे पास रिएक्शन है उसमें जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो आपका ट्रांजिशन स्टेट सेकंड में जब कन्वर्ट होता है, तो ट्रांजिशन जो स्टेट जो सेकंड हमारी यहाँ बनी है इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब कि ये जो हमारी रिएक्शन यहाँ पे होगी, जो फाइनल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा प्रोडक्ट की तरफ, वो कैसा होगा, हमारा हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है आपका, वही कि जो आपकी रेजोनेंस एनर्जी जो आपकी यहाँ पे लॉस हुई थी, ठीक है, यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी वो बहुत कम है,
तो इस टाइम पे जो हमारी एनर्जी का लॉस हुआ था वो एनर्जी इसको फिर से मिल जाएगी, हमारे इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को वो एनर्जी फिर से मिल जाएगी, ये फिर से अपनी एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा और ये प्रोडक्ट की क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। ये किस स्टेप में होगा, ये हमारा तब होगा जब हम क्या कर रहे होंगे, डीप्रोटोनेशन कर रहे होंगे, जब ये हमारा H थोड़ा सा टूटने के लिए लगा हुआ होगा और E आपका जॉइंट हो चुका है कम्प्लीटली, तो ये जो H आपका पार्शियली यहाँ से ब्रेक हो रहा होगा, तो उस पॉइंट पे जो हमारी ट्रांजिट स्टेट सेकंड बनेगी, तो वो ट्रांजिट स्टेट हमारी कैसे होगी, लो एक्टिवेशन एनर्जी की होगी, ठीक है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी एरोमेटिसिटी वापस से गेन हो जाएगी और रेजोनेंस एनर्जी भी हमारी बढ़ जाएगी और हमारा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट थे किसके लिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के लिए। अब मैं इसके पॉइंट को एक बार डिस्कस कर देती हूँ, रीड कर देती हूँ, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हाई एनर्जी ट्रांजिट स्टेट फर्स्ट, कि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स हमारा बना था इलेक्ट्रोफिल के एडिशन के बाद, वो जो ट्रांजिट स्टेट 1 बनी है बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की है। हाई एनर्जी होने की वजह से उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, जिसके कारण हमारे पास वो रिंग क्या करेगी, अपनी रेजोनेंस एनर्जी को लॉस कर देगी और साथ के साथ वहाँ पे उसकी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी और हमारी रिएक्शन बहुत ज़्यादा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। आपकी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर हमें क्या करना है, और उसके पास एनर्जी तो खुद की है नहीं, एनर्जी का तो लॉस हो चुका है, अब वो एनर्जी को क्या करना है, लॉस हो चुका है, तो कुछ एनर्जी उसे हमें देनी पड़ेगी उस काम को करवाने के लिए, ठीक है, और रेट हमारी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। सेकंड बात अगर हम यहाँ करें तो रिएक्शन अगर हम पास क्या करिए, सिग्मा कॉम्प्लेक्स अब प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होने के लिए जा रहा होगा तो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट सेकंड बनेगी, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी EA2 होगी। उस टाइम पे जब आपके पास वो फिर से अपनी क्या करेगा, रेजोनेंस एनर्जी को गेन कर लेगा और अपनी एरोमेटिक स्टेबिलिटी को भी गेन कर लेगा, तो अब उसकी एनर्जी बढ़ चुकी है। अगर एनर्जी उसकी बढ़ चुकी है तो अब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि उसके पास खुद की एनर्जी एक्स्ट्रा हो चुकी है, तो ये रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए होगा वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, और जब आपका क्या बन रहा था, इंटरमीडिएट बन रहा था, आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा था, वो आपका क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से ये आपका क्या हो गया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया। अब देखो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने की कंडीशन डिस्कस की है। तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स पाई कॉम्प्लेक्स बनते कैसे, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। सेकेंड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स एंड पाई कॉम्प्लेक्स इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हमारी जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रोफाइल से क्या होगी, ऐड होगी। जब वो इलेक्ट्रोफाइल उसके अंदर ऐड किया जाएगा तो हमारे पास ये पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्यों बोला पाई कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड थे, ठीक है, इस बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड थे, वो पाई बॉन्ड केवल इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ जॉइंट करवाएगा। जब वो जॉइंट करवाएगा तो उसको पाई कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जब वो पर्टिकुलर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अब क्या कर चुका है, पर्टिकुलर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर चुका है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो हमारा क्या बन गया है, वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट बन चुकी है 1। अब जब ट्रांजिशन स्टेट 1 सेकंड में कन्वर्ट होगी तो वो फिर से हमारा पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगी। मतलब अब जो हमारा ये H था, ये H यहाँ से डॉटेड लाइन से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ये बॉन्ड ब्रेक होने के पॉइंट पे है, तो फिर से हमारा पाई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि हमारा सिग्मा बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। और जब हमारा पाई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और हमारा जब कम्प्लीटली H यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो जाएगी। तो दो केस यहाँ पे बनते हैं, पहले आपका पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर कॉरस्पॉन्डिंग पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर हमारे पास हमारा रिजल्ट जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस टाइप से हमारे क्या बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स और पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। अब देखो कई हमने क्या बताया कि जो हमारा स्लोवेस्ट स्टेप होता है ना, वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो कभी कभार क्या होगा हमारे पास कि जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जब हम करेंगे तो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ना होके हमारे पास कई बार पाई कॉम्प्लेक्स भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बना देता है। मतलब अब तक हम ये पढ़ते आए हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है जिस पोजीशन पे जो कार्बोकेटायन हमारा बन रहा है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। लेकिन कई केसेस में हमने क्या देखा कि जो ये पाई कॉम्प्लेक्स बनता है ये भी हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को फॉलो करता है। इसको भी हम किससे समझते हैं, इसको भी हम यहाँ पे हमारे ग्राफ से क्लियर करते हैं। देखो हमारे पास दो ग्राफ यहाँ पे हैं। फर्स्ट ग्राफ है कि जिसके अंदर आपके पास आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और सेकंड जो आपका डायग्राम है वो क्या बता रहा है आपका कि आपका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सेकंड की आपका जो पाई कॉम्प्लेक्स है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है।
ठीक है। देखो फर्स्ट केस देखो, जब हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास बेंजीन थी, उसके साथ हमने इलेक्ट्रोफाइल डाला, तो जब जैसे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं तो हमारा एक पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो पाई कॉम्प्लेक्स बना है वो हमारा यहाँ पे बना है, ठीक है। उसके बाद पाई कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर से पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है सिग्मा कॉम्प्लेक्स के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है। जो ट्रांजिशन स्टेट की अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। अगर हमारे पास इसके लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी है, किसके कंपैरिजन में, इस पाई कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में, इस पाई कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में अगर सिग्मा कॉम्प्लेक्स की ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाती है, उसकी एरोमेटिक स्टेबिलिटी कम हो जाती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो उस केस में हमारे पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो स्लोवेस्ट स्टेप होगा। और स्लो रिएक्शन कौन सी होगी, इस हाई को कम वाली या फिर लो वाली, तो ये हाई वाली। अगर हाई एक्टिवेशन एनर्जी है मतलब वो रिएक्शन कैसी है, स्लो रिएक्शन है। और स्लो रिएक्शन ही हमारी क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसीलिए इस केस में हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा हो जाएगा, जिसमें हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब दूसरा समझो, दूसरे में जब हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये हमारा पाई कॉम्प्लेक्स बना, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, फिर हमारा पाई कॉम्प्लेक्स और फिर हमारा प्रोडक्ट। तो फर्स्ट जो हमारा पाई कॉम्प्लेक्स बना है उसकी इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, और जो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है उसकी एनर्जी क्या है, इसके कंपैरिजन में कम है। तो अगर एनर्जी ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, जिस केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो स्टेप हमारा स्लो स्टेप होगा। तो ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी किस केस में है, जब हमारा पाई कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ज़्यादा अगर एनर्जी पाई कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लग रही है तो मतलब वो स्टेप स्लो होगा, और ये अगर स्टेप अगर स्लो होगा तो यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। समझ में आया हो गया होगा सभी को, आई थिंक ग्राफ बिल्कुल क्लियर है। सिंपल कुछ नहीं देखना है, ये देखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी है। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ग्राउंड से कंपेयर करनी है, कि आपका जो रिएक्टेंट है वहाँ से मेज़र करो। ये पाई कॉम्प्लेक्स की, ये आपकी सिग्मा कॉम्प्लेक्स की, ज़्यादा ये तो स्लोवेस्ट स्टेप ये। उसके बाद यहाँ कंपेयर करो, ये पाई की, उसके बाद ये आपकी क्या हो गई, सिग्मा की। ज़्यादा कौन सी, ये, तो ये आपका स्लो है, मतलब पाई कॉम्प्लेक्स आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि हमारे पास किस टाइप से एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जो हमने डिफरेंट टाइप के नाम लिए थे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, ठीक है, उसके बाद हमने बोला था सल्फोनेशन वगैरह, वो सारी बातें। तो देखो मैकेनिज्म आपका सेम होगा जो हमने जर्नल पैटर्न देखा था। सबसे पहला क्या था उसके अंदर, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करो, फिर आप कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर जो प्रोटॉन आया है उस प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन कर लो। ये 3 स्टेप है हमारे पास किसी भी रिएक्शन को, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे, बेंजीन में Cl2 के एडिशन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे Cl जो होगा वो बेंजीन पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट का मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले जो आपका Cl2 है वो Cl2 किसकी प्रेजेंस में होगा, ये हमारा काम एक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा। कैटालिस्ट हम यहाँ किसका यूज़ करते हैं, FeCl3, ये एक आपका लिव्यूज एसिड है। हमने यहाँ लिव्यूज एसिड कैटालिस्ट का यूज़ किया है, इसका हम रीज़न भी पढ़ेंगे आगे डीप में, ठीक है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने इसका यूज़ किया है ताकि हमारी कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट करना। तो ये आपकी रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। तो देखो क्लोरीन जो यहाँ पे आपका है, ये क्लोरीन पे जो आपका FeCl3 क्या है, लिव्यूज एसिड है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है। तो ये Cl के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है इस फॉर्म में, और एक आपका Cl क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज Cl क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर लिया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब सेकंड स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो जाके अटैक करेगा हमारी बेंजीन की रिंग पे। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ था FeCl3 के साथ, ये जाके बेंजीन पे रिएक्ट करेगा। तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन को देगी, तो ये बॉन्ड हमारा आगे शिफ्ट हो जाएगा। कैसा स्टेप है हमारा, जो कार्बोकेटाइन बना है, स्लोवेस्ट स्टेप है, क्योंकि ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ से हमारे पास इस टाइप का एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपका रेजोनेंस दिखा सकता है, क्योंकि आपका डिलोकलाइजेशन में है इलेक्ट्रॉन और आपके बॉन्ड। तो यहाँ पे इस टाइप के आपके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब आपका ये क्या बन चुका है, एक प्रोटॉन यहाँ पे आ चुका है। अब इस प्रोटॉन की हमें क्या करवानी है, एब्स्ट्रक्शन करवानी है। इसका एब्स्ट्रक्शन करता कौन है, प्रेजेंट हमारा सॉल्यूशन में प्रेजेंट हमारा बेस इसकी एब्स्ट्रक्शन करता है। तो ये FeCl4 जैसे इस H को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो H वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन हमारी रिंग को दे देगा। रिंग अपनी इलेक्ट्रॉन की जो एरोमेटिसिटी को लॉस की थी वो एरोमेटिसिटी क्या कर लेगा, फिर से गेन कर लेगा। तो ये हमारे पास था हेलोजिनेशन का।
ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं हैलोजिनेशन के बाद हमारे पास सल्फोनेशन, कि आपकी सल्फोनेशन किस टाइप से होती है। तो देखो सल्फोनेशन में क्या होगा, हमारे पास बेंजीन है, उस बेंजीन पे हम H2SO4 का एडिशन करवाएंगे। ठीक है, किसका एडिशन करवाएंगे, H2SO4 का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, कार्बोकेटायन बनाना है, फिर हमें क्या करना है, एब्स्ट्रैक्शन करनी है प्रोटॉन की। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपका रिएक्शन होगी, यहाँ पे अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट होगा वो आपका क्या होगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड होगा। ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है जो कि हमारा इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, रिएजेंट है। ये SO3 ही जाके हमारी बेंजीन रिंग पे क्या करता है, अटैक करता है। अब ये SO3 बनेगा कैसे वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। अभी हम यहाँ देखते हैं कि SO3 ही यहाँ पे एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। देखो इसका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने का रीज़न ये है कि जो आपका सल्फ़र यहाँ पे प्रेजेंट है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, इसमें जो सल्फ़र है ये सल्फ़र आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। और इलेक्ट्रॉन पूरे कहाँ से करेगा, जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड क्या है, हमारी बेंजीन रिंग है। तो अब हम यहाँ पे जनरेट करते हैं SO3 को। तो देखो H2SO4 को हम इस तरह फॉर्म में भी लिख सकते हैं, OH SO2OH। ये हमारा H2SO4 ही है, तो थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। जब इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 से की जाएगी तो यहाँ हमारा SO3 बन जाएगा, और ये SO3 हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, बेंजीन से रिएक्शन करेगा, बेंजीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी SO3 को दे देगा, और यहाँ पे ये SO3 क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेगा। उसके बाद ये रेजोनेंस करेगा, पॉजिटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन होगी और एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद जो ये H यहाँ पे आया है, सिग्मा बॉन्डेड H है, इसकी एब्स्ट्रक्शन की जाएगी किसके थ्रू, सॉल्यूशन में प्रेजेंट बेस के थ्रू। HSO4 नेगेटिव जैसे ही H को लेगा फिर से H2SO4 बना लेगा और यहाँ आ जाएगा हमारा SO3 नेगेटिव। अब यहाँ पे हर एक रिएक्शन से थोड़ा सा एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा यहाँ पे, कि जो आपका ये सल्फोनिक जो एसिड अनाइन बना है, ये जो सल्फोनिक एसिड का जो अनाइन बना है ये आपके हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करता है। हाइड्रोनियम आयन कहाँ से आया भाई, देखो ये रहा हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन रहा। ठीक है, इस हाइड्रोनियम आयन से जब आपका SO3 अनाइन जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये SO3H की फॉर्मेशन कर लेगा, H पॉजिटिव इसको मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सल्फोनिक एसिड की यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे प्रोसेस थी क्या, सल्फोनेशन की। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फिल्टर ड्राफ्ट असाइलेशन। फिल्टर ड्राफ्ट असाइलेशन भी सिमिलर ही होगी, सारा मैकेनिज्म सेम होगा, बस हमारे रिएक्टेंट का चेंज देखते हैं बस यहाँ पे। ठीक है, केवल आपका क्या चेंज आता है यहाँ, रिएक्टेंट का। तो आपका बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, यहाँ पे बेंजीन की हम यहाँ रिएक्शन करवाएंगे असाइल ग्रुप से। तो यहाँ पे ले लिया हमने एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। तो एसिटाइल क्लोराइड का क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन देखो, AlCl3 हमने क्या लिया है, यहाँ पे लिव्यूज एसिड लिया है। लिव्यूज एसिड का काम हमने पिछले उसमें भी देखा था, हेलोजनेशन में भी। AlCl3 Cl के साथ क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है AlCl4 नेगेटिव का, और ये हमारा एक असाइल कटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हमारी बेंजीन पे जाके अटैक करता है, तो बेंजीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड को दे देती है और यहाँ पे आपका इस टाइप का सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब फिर से यहाँ डीलोकलाइजेशन की जाती है पॉजिटिव चार्ज की, और एक ये पॉजिटिव हाइब्रिड हमारे पास क्या बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाती है। उसके बाद हमारा AlCl4 जो बेस प्रेजेंट था हमारे सॉल्यूशन के अंदर, वो इस H को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और हमारी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी है मर्क्यूरेशन। हमने मर्क्यूरेशन का भी एग्जाम्पल लिया था। तो मर्क्यूरेशन के अंदर क्या होगा, हमारे पास बेंजीन की रिएक्शन की जाएगी मर्क्यूरिक एसीटेट से। मर्क्यूरिक एसीटेट से जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एसीटो मर्क्यूरियो बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ भी सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, कैसे, इस मर्क्यूरिक एसिड जो हमारे पास है, मर्क्यूरिक जो एसीटेट है, इसको हम जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी देंगे, ये आपका HgOAc, ये जो AC है ये आपका यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप है, CH3CO ग्रुप, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने के बाद आपकी बेंजीन से कंबाइन होगा और आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, डीलोकलाइजेशन होगी बॉन्ड की, और इस टाइप का आपका एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फिर से हमारा प्रोटेक्शन हो, इसकी डी प्रोटेक्शन होगी, मतलब कि आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा, और यहाँ से ये वाला जो H है, ये वाला जो H है वो H आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, और जो H का जो सिग्मा बॉन्ड था वो सिग्मा बॉन्ड इस बेंजीन को मिल जाएगा, और बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा, और हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर HgOAc, ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, और साथ में ACOH की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी।
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मर्क्यूरेशन भी हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आपका फिल्टर्ड कर्व एल्काइलेशन भी आपने पढ़ा है। एल्काइलेशन में चेंज यहाँ पे क्या होगा, असाइलेशन में और एल्काइलेशन में चेंज ये है आपके ये अटैकिंग रिएजेंट का। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप होगा और Cl होगा। एसिटाइलेशन मतलब असाइलेशन के अंदर आप क्या होगा, CH3 CO होगा और Cl होगा। तो ये चेंज यहाँ पे केवल इतना सा, असाइलेशन में CH3 COCl है और एल्काइलेशन में CH3 Cl है। ठीक है, मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर है। आपका AlCl3 की प्रेजेंस में काम होगा तो आपका कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा, R पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से कंबाइन होगा, इस टाइप का सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा और हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी पॉसिबल। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब हम यहाँ पे देखते हैं रोल ऑफ कैटालिस्ट, कि हमने यहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ किया है, जैसे कि AlCl3 FeCl3 इस टाइप के हमने यहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ किए हैं। तो उन कैटालिस्ट का रोल क्या है, देखो जनरली जो कैटालिस्ट होते हैं उनका काम होता है हमारी रिएक्शन को फास्ट करने का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो लिव्यूस एसिड का यूज़ किया है, वो लिव्यूस एसिड क्या करता है, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज़ करता है हमारे अटैकिंग रिएजेंट का, कि जो हमारा रिएजेंट अटैक करने के लिए आ रहा है उसके अटैकिंग रिएजेंट के इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को बढ़ा देता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्कस कर रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, द एरोमेटिक रिंग सच एज बेंजीन आर स्टेबलाइज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जो हमारी रिंग है बहुत स्टेबलाइज है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करना चाहती है। ठीक है, अगर हम कोई इलेक्ट्रोफाइल लेके आते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज है, अपने एरोमेटिक करेक्टर को गेन करे हुए है, तो वो क्यों ही अपना एरोमेटिक करेक्टर लॉस करना चाहेगी। तो हमें उसके पास एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक रिएजेंट लाना पड़ेगा जिसकी इलेक्ट्रोसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो और हमारी बेंजीन रिंग मजबूर हो जाए कि उसको इलेक्ट्रॉन हमारे पास डोनेट करने ही करने पड़े। ठीक है, इसीलिए हमने हमारे इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए हमें कैटालिस्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो वो कैटालिस्ट हमारे इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या करता है, देखो यहाँ पे इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैरेक्टर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया है सारी की सारी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद अब हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंजीन, कि अगर हमारी बेंजीन के ऊपर पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है और फिर हम उसके ऊपर अगर सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं तो पहले से प्रेजेंट ग्रुप आने वाले ग्रुप को किस तरह अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास बेंजीन रिंग पे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।